हेलो। हम लोग आज क्लास 11th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी, जिसको हम हिंदी में प्रत्यास्थता बोलते हैं। पहले इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। हम लोग जानते हैं काफी वस्तुएं नेचर में हम लोग देखते रहते चारों तरफ कि ऐसी होती हैं जिन पर यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उनके आकार में परिवर्तन होता है, और जैसे ही फोर्स हटा लेते हैं तो वह अपने आकार को पुनः पा जाता है। अब ये कुछ चीजें नेचुरल भी हो सकती हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल में अगर हम एग्जांपल लें, जैसे रबर बैंड होता है, तो रबर बैंड को जब हम उस पर फोर्स लगाएं तो स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है वो। उसके बाद यदि इसको हम फोर्स लगाना बंद कर दें तो फिर से वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार से देखता है कि जो वस्तु में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं तो उनको कहते हैं कि ये प्रत्यास्थ वस्तु है। अब प्रत्यास्थता का कतई मतलब ये नहीं है कि जो हमें स्पष्ट रूप से खिंचता हुआ या सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो उसमें ही प्रत्यास्थता होती, अन्य वस्तु में ही प्रत्यास्थता हो सकती। अब इस चैप्टर को क्रमिक रूप से समझने के लिए हम कुछ चीजें लेते हैं। जैसे कहा जाए कि पहले डिफॉर्मिंग फोर्स को समझें। डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल, ये क्या है? ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसके आकार आकृति में परिवर्तन होता है, आकार आकृति या इसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देने लगे तो कहा जाएगा वो विरूपक बल है। जैसे स्पंज की बॉल है, स्पंज की बॉल पर हम बल लगाएं तो स्पंज की बॉल चपटी पड़ जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दें तो फिर से पूर्व अवस्था में आ जाए। लेकिन उस पर जो बल लगाया हमने जिसने उसके आकार में परिवर्तन ला दिया तो वो विरूपक बल। इसी प्रकार से अगर हम देखें गीली मिट्टी को लें, गीली मिट्टी में अगर हाथ से उसको दबा दिया जाए तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन उसको हटा लें हाथ को, उसके बाद फिर वो अपने पूर्व आकार में नहीं आती, तो उस पर भी हमने विरूपक बल ही लगाया। इसके अलावा हम एक स्टील की बॉल ले लें, लोहे की बनी हुई एक बॉल, उसको खूब ताकत लगा करके या फोर्स लगा कर दबाने की कोशिश करें तो वो दबती नहीं, ठीक, तो उसको ऊपर भी विरूपक बल लगाया लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, सामान्य रूप से अगर इसको परिभाषित करें तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से परिभाषित करें तो ये किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिसके कारण से उसकी आकृति आकार में परिवर्तन दिखाई देता है, उसको हम विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर आकार में परिवर्तन हो जाता है, ये केवल काम है विरूपक बल का। इसके बाद हटा लेने पर क्या होता, ये विरूपक बल का काम नहीं। अब हम इसके साथ समझेंगे कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाए और विरूपक बल लगाने पर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाए और विरूपक बल हटा लेने पर वह अपने पूर्व आकार में आ जाए, तो इस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं या प्रत्यास्थता कहते हैं। अब प्रत्यास्थता के आधार पर, यानी प्रत्यास्थता का जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके आधार पर हम वस्तु को तीन भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जो होगा वो होगा इलास्टिक वस्तुएं। इलास्टिक वस्तुओं से मतलब क्या है? ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाएं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और विरूपक बल हटा लें तो फिर से वह अपने पूर्व के आकार में वापस आ जाता है, तो ये कहलाती है इलास्टिक। दूसरे टाइप की जो वस्तु होती है वो कहलाती है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कौन सी वस्तु होती है, यानी प्लास्टिक नेचर क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है लेकिन विरूपक बल हटा लेने पर वह अपने पूर्व आकार को प्राप्त नहीं करती, तो ये वाली वस्तुएं जो आती वो प्रत्यास्थता की दृष्टि से प्लास्टिक क्षेत्र में आती है, ठीक। अब तीसरा जो है इसका इलास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, तीसरा है रिजिड। रिजिड बॉडीज क्या होती है या रिजिड मैटर क्या होता है? तो रिजिड में ये दृढ़ है। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं उसके आकार में परिवर्तन ही ना हो, ठीक, उसको कहा जाएगा कोई वस्तु है दृढ़ वस्तु। अब यहाँ पर एक बात ये देखने की है कि दृढ़ वस्तुओं में ऐसा क्या होता है जिनके आकार में परिवर्तन होता है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बनती हैं
तो उनमें एक विशेषता होती है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स इतना ज्यादा होता है उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती नहीं, यानी वो अप्रभावित रहती है। इस कारण से ही ये वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा देने पर भी हम देखते हैं कि उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार की वस्तुएं द्रव। फिर से देखिए पूरा जितना हमने न्यूमेटर बताया। पहले तो प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है? वस्तु का एक गुण है जिसके कारण से उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है और गुरुत्वाकर्षण बल हटाने पर वह अपने पूर्व आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। ये वस्तु का गुण जो कहलाता है इलास्टिसिटी का। अब यहाँ पर जो बात आएगी उसके बाद हमने पहले देखना था, ये तो चैप्टर हो गया था, इसको स्टार्ट किया हम लोगों ने प्रत्यास्थता की डेफिनेशन में पहले दी। अब प्रत्यास्थता को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसमें जो जो चीजें दी है, सबसे पहले हमें डिफॉर्मिंग फोर्स समझना था। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो गया या फिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया? किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल जिसके कारण से उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद आती है इलास्टिसिटी के नेचर के आधार पर वस्तुओं को कितने भाग में बांटा जा सकता है। तो पहला है इलास्टिक, ऐसी वस्तुएं जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगाने पर उनके आकार में परिवर्तन हो और गुरुत्वाकर्षण बल हटा लेने पर उनके आकार पुनः पहले के जैसा हो जाता, तो वो इलास्टिक है। दूसरा है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वस्तुएं भी हो गई जिन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने पर उनके आकार में परिवर्तन होता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हटाने पर उनका आकार पुनः पहले के जैसा नहीं होता, तो उनको हम बोल देते हैं कि वो प्लास्टिक टाइप का उसमें गुण। रिजिड क्या होता है? यानी रिजिड वस्तुएं कौन सी होती? दृढ़ वस्तुएं कौन सी होती? ऐसी वस्तुएं जिन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने पर भी उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी आकार में ही परिवर्तन नहीं होगा तो पुनः वापस अपने आकार को प्राप्त करने की बात आती ही नहीं है, यानी ऐसी वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो अब इसमें टॉपिक लेंगे हम स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इसको हिंदी में हम प्रतिबल कहते हैं। स्ट्रेस जो होती है ये क्या? ये प्रतिबल है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल को हम P से डिनोट करें तो F/A किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम प्रतिबल कहते हैं। अब इसके लिए अगर हम कहें कि इसका मात्रक क्या होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। अगली बात आती है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? F का डायमेंशनल फार्मूला होगा mL/2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे mL/1 T/। इस प्रकार से देखते हैं कि प्रतिबल का हमें विमीय सूत्र मिला। अब प्रतिबल का जो विमीय सूत्र है वास्तव में प्रतिबल और दाब, ठीक, इनमें समानता है क्योंकि दाब भी हम जानते हैं एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। लेकिन यहाँ पर प्रतिबल किस लिए गए थे? हम प्रत्यास्थता के केस में अगर हम इस प्रकार की एक क्वांटिटी ले लें, ड्राइव क्वांटिटी, तो उसको जो कि वहां पर प्रेशर कहलाता है इसको हम प्रतिबल कहते हैं। अब बात जो आएगी आगे कि प्रतिबल में मात्रा को इसके टाइप देखें तो इसके टाइप में पहले नॉर्मल स्ट्रेस देखेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस के बाद दूसरा देखेंगे हम कंप्रेसिव। तीसरा क्रम से देखते जाएं, पहले हम बोर्ड पर लिख करके इसको आपको बताते हैं। पहले देखेंगे हम नॉर्मल स्ट्रेस। क्योंकि इनके पार्ट बहुत सारे नॉर्मल स्ट्रेस। तो अविलंब प्रतिबल क्या होगा? जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अविलंब गुरुत्वाकर्षण बल लगाए जाए तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल अविलंब प्रतिबल। वस्तु की सतह के ऊपर हमने एक बल लगा दिया और तब जो प्रतिबल काम कर रहा है वो कहलाएगा नॉर्मल। इसको हम ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इसका एक टाइप है, इसको समझ सकते हैं। जैसे एक हमने वायर ली थी, इसको हमने ऐसा लटकाया, इस पर वेट लटकाने पर इसकी लेंथ बढ़ गई थोड़ी, तो इसने क्या किया, इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी। तो जो स्ट्रेस इस पे काम कर रहा है वो अभी नॉर्मल स्ट्रेस है,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसका एक उदाहरण है। अब दूसरा टाइप का होगा वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में हम यहाँ समझेंगे कि यदि किसी वस्तु पर हम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएं और ये देखें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि अब वो उस पर जो प्रतिबल काम कर रहा है वो आयतन प्रतिबल हो गया। यानी इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें तो प्रति एकम क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया, जैसे एक हमने वस्तु ली उसको दबाया, तो दबाने पर उसमें प्रतिक्रिया जो काम करेगी बाहर की तरफ काम करेगी, और जब वो बाहर की तरफ उसे फेंकेगी तो निश्चित रूप से उसके क्षेत्रफल पर टोटल बल लगा, एकम क्षेत्रफल पर बाहर की ओर कितना बल लगा, इसको हम कह देंगे कि वो आयतन प्रतिबल। इसके बाद हम एक और समझेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल। जैसे यदि हम एक इस प्रकार का घन ले लें रबर का बल, इसको एक टेबल पर हम एडिसिव सब्सटेंस की मदद से, यानी कोई चिपकने वाले पदार्थ से इसको नहीं चिपका, तो इसके निचले सतह में जो चलनशीलता है यानी चलेगी वो चिपक के रहेगी। अब इसके ऊपरी हिस्से को अगर हम बल लगाएं, जैसे तिरछा कर दें, ऊपरी हिस्सा ऐसा हो गया, अब ऊपर का हिस्सा केवल बाहर की तरफ झुक गया। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि अब इसमें जो प्रतिबल है वो स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल काम कर रहा है। ठीक, इसमें जो प्रतिबल लग रहा है वो क्या है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल। तो हमने यहाँ पर देख लिया जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें बार बार। एक हमने बताया अनुदैर्ध्य, ठीक, ऐसा प्रतिबल जो किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो। ठीक, उसके बाद आया आयतन प्रतिबल, ऐसा प्रतिबल जो किसी वस्तु की आयतन में क्या परिवर्तन कर दे। इसके बाद आया क्या, अपरूपण प्रतिबल, ऐसा प्रतिबल जो किसी वस्तु में अपरूपणता यानी इसमें ऐसी एक विकृति लाए जो अपरूपण विकृति की वजह से हो। ठीक, तो उसमें कहा जाएगा उसमें प्रतिबल जो लगाया गया वो अपरूपण प्रतिबल। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक स्ट्रेन, विकृति क्या है। तो स्ट्रेन को देखें, स्ट्रेन या विकृति, जब किसी वस्तु पर हम प्रतिबल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन की तुलना उसके पूर्व के आकार आकृति से कराएं, उसको हम बोलते हैं उसमें विकृति की मात्रा का पता लगाना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक, जैसे अब इसके टाइप देखें, अनुदैर्ध्य विकृति। अभी हमने जब एग्जाम्पल लिया था उसको फिर से लें। एल लंबाई का एक वायर है, इस पर हमने बेट लटकाया, बेट लटकाने की वजह से इसकी लंबाई जो है डेल्टा एल बढ़ गई। अब डेल्टा एल लंबाई बढ़ गई तो इसमें जो विकृति आई वो अनुदैर्ध्य विकृति आई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया। उसकी मान को देखें तो होगा डेल्टा एल यानी लंबाई में परिवर्तन ये इसका। अब कहा जाए विकृति के लिए मात्रक क्या होगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि लंबाई में परिवर्तन इकाई वही होगी जो प्रारंभिक लंबाई की इकाई थी, इस वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होता और इसका विमीय सूत्र भी नहीं होता, यानी ये विमानी है। तो ये पहले हमने बताया अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा आएगा आयतन विकृति। यदि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन करता है तो वस्तु के उत्पन्न विकृति को आयतन विकृति कहते हैं। जैसे आयतन में परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया और एक बॉल, ठीक, पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने पर वो बॉल छोटी हुई, इस प्रकार से दब गई, तो इसके आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा भी है और जो प्रारंभिक आयतन है वो भी है, तो कहा जाएगा आयतन विकृति डेल्टा भी अपॉन। अब इसी प्रकार से तीसरी वाली विकृति होती है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति जो है उसको समझें, यदि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन करता है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रखता है तो वस्तु में उत्पन्न होने वाली विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। और अपरूपण विकृति में जो हम ऐसे वाला केस ले रहे थे इसी के द्वारा निकालते हैं और इसमें एक्चुअल हम लोग
जो मान निकाल देते हैं वो tan थीटा का मान निकाल देते हैं। इस प्रकार से मिलेगी। तो आप लोग क्या क्या तैयार करेंगे, इसमें अब थोड़ा सा सिलेबस हम धीमे धीमे चलाएंगे, क्योंकि बच्चों से जब बातचीत हो रही है तो पता चल रहा उन्होंने नोट्स तैयार नहीं किए। आप लोगों को इसके नोट्स तैयार करते रहे, पिछले वाले नोट्स तैयार करें, न्यूमेरिकल्स पे टूल लगाएं और धीमे धीमे करके और आगे की तरफ जहाँ तक हमने पढ़ा किया वहाँ तक के नोट्स तैयार करके और साथ चलने की कोशिश करें। अब इसमें जो हमने आज पढ़ा है वो क्या है, पहला तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रत्यास्थता क्या है, ठीक, उसके बाद प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, उसमें बता दिया हमने प्रत्यास्थ वस्तुएं, सुघट वस्तुएं और मृत वस्तुएं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा प्रतिबल को और प्रतिबल के प्रकार पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा विकृति और विकृति के प्रकार। इतना आपको तैयार